नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांत। उनके अंदर जो हमने पहले वीडियो तैयार किया था उससे आगामी वीडियो में, क्योंकि पहले वाले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाई थी, तो बची हुई जो चीज़ें हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप पहले वाला वीडियो भी देख लें, ये वीडियो पूरा देखें। विशेषतः जो अभी रीट की परीक्षा हो रही है उस परीक्षा में इस वीडियो की जो चीज़ें हैं बहुत ही आपकी मदद करेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरा देखें, संबंधित सभी स्टूडेंट तक इसको शेयर करें। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप कठिन महसूस करते हैं, उन्हीं को हमने जैसे नोट्स तैयार किए थे उसी नोट्स को वीडियो प्रारूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। जो फ्लैंडर्स का 10 कैटेगरी सिस्टम है उसको हम समझ लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फ्लैंडर्स का 10 कैटेगरी सिस्टम। तो इसमें देखो, इसमें कक्षा में होने वाले जो शाब्दिक व्यवहार होता है उसको समझाया गया है। कक्षा में शाब्दिक व्यवहार यानी हम बात कर रहे हैं जैसे 10 कैटेगरियाँ होती है, इसमें फ्लैंडर्स का जो सिस्टम है शाब्दिक व्यवहार की बात करें कक्षा के अंदर, तो इसमें 7 कथन तो होते हैं टीचर से संबंधित। ये ध्यान रखें, 7 कथन किससे संबंधित हैं? टीचर से संबंधित हैं। और 2 कथन किससे संबंधित हैं? स्टूडेंट से संबंधित हैं। 2 कथन ध्यान देना किससे संबंधित हैं, और 1 कथन मौन है। ठीक है, तो ये 7 कथन हैं। इसके अंदर टीचर से 2 कथन स्टूडेंट के और 1 मौन है, यानी 10 कैटेगरी का फ्लैंडर्स का सिस्टम है। पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कई बार ऐसी चीज़ें। इसके बाद में हम देखें फीडबैक डिवाइसेस में माइक्रो टीचिंग है, स्टिमुलेशन है, इंटरेक्शन एनालिसिस है, टी ग्रुप है, पीआई है। पीआई की बहुत बार चर्चा होती है। पीआई जो है प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन अभिकर्मित अनुदेशन जो बोलते हैं हम हिंदी में, वही चीज़ है। ये सारी फीडबैक डिवाइसेस हैं। इसके बाद में हम बात करें कुछ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको हार्ड महसूस होती हैं जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो हार्ड लगती है, जैसे स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन को हम स्टिमुलेटेड टीचिंग भी बोल सकते हैं, या अनुरूपित शिक्षण या परिस्थिति रुचित। इसमें क्या होता है? देखो, स्टिमुलेशन में क्या होता है, इसमें यानी माइक्रो टीचिंग की प्रशासनिक कठिनाइयों के समाधान हेतु वास्तविक छात्रों के स्थान पर कक्षा के पीपुल टीचर, यानी जो आपके साथी हैं जो बीएड के अंदर साथ पढ़ते हैं उनको हम पीपुल टीचर बोलते हैं। यानी कक्षा के पीपुल टीचर के अन्य सहपाठी ही छात्र बनकर बैठ जाते हैं। ये स्थिति जो है ये हमें कृत्रिम स्थिति पैदा करते हैं, वो स्टिमुलेशन है। ठीक है, ये चीज़ें बड़ी इजी हैं, लेकिन हम वहाँ जब परीक्षा में आती हैं तो बड़ी कठिन महसूस होती हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ इनको समझें। इसके बाद में जो अगला जो पॉइंट है आपकी स्टिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, इसको आप समझें ये क्या चीज़ है। देखो, ये जो चीज़ है ये सारी आपको जटिल लगती हैं, लेकिन इसके माध्यम से जब समझेंगे तो बड़ी आसान आपको लगेंगी। स्टिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, ये इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं SSST। ठीक है, इसको हम अनुकरणीय प्रशिक्षण या रोल प्लेइंग, ये कई बार पूछ लिया जाता है। रोल प्लेइंग एक्चुअल में ये क्या है? स्टिमुलेटेड सोशल टीचिंग ट्रेनिंग। यानी इसमें होता क्या ये समझ लेना आप। वास्तविक शिक्षण से पूर्व टीचर द्वारा पूर्वाभ्यास, ये चीज है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम देखें तो सिस्टम एनालिसिस क्या है, इसके बारे में हमने पहले भी समझा दिया था। ये ईटी के अंदर ईटी फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो ईटी थर्ड वाली चीज़ है। ये सिस्टम एनालिसिस क्या है? ये प्रबंधन तकनीक, ये बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें लीनियर प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शन, यानी इसको हिंदी में बोले श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन। ठीक है, ये जो चीज़ है श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन। ठीक है, इसमें क्या है? ये स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल इसी के ऊपर डिपेंड है। स्किनर का इस जो मॉडल है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल है, वो इसके ऊपर, यानी आपके श्रृंखला अभिकर्मित अनुदेशन के ऊपर है। देखो, इसमें जो चीज़ें हैं वो 2 चीज़ें कंफ्यूज करती, एक तो पीएल और एक पीआई। ठीक है, पीएल क्या है? पीएल देखना, पीएल समझना। पीएल है छात्र की क्रियाओं से संबंधित, और पीआई किससे संबंधित है? पीआई जो है वो टीचर से संबंधित है। ठीक है,
प्रोग्रामिंग लर्निंग छात्र की क्रियाओं से संबंधित है और पीआई किससे संबंधित है, वो टीचर की क्रियाओं से संबंधित है। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं इनको आप समझें, क्योंकि एक बार इन चीज़ों को आप समझ लेंगे उसके बाद में परीक्षा के अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर तो करना बड़ा आसान होता है। इसके बाद में देखें हम, देखो ये है स्क्रैम्ड बुक्स जो हैं या साखित पीआई पर आधारित होती हैं। ये जो हम ओपन यूनिवर्सिटी की जो किताबें आती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होती हैं, वो पीआई साखित पीआई के ऊपर डिपेंड होती हैं, ठीक है। इसके बाद में CAI, ये कई बार पूछ लिया जाता है। CAI ये क्या है, CAI क्या है, ये है व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये आपके व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए प्रयुक्त होता है। इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है रॉबर्ट गेने के अधिगम प्रारूप। ये कितने अधिगम प्रारूप हैं ये हमने पहले वाले वीडियो में भी बताए थे, वो वीडियो आप जरूर देखें, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, वो जरूर देखें। इसके जो पॉइंट समझें, पहला पॉइंट जो है वो है आपके, इसमें 8 जो है नियम हैं गेने के, रॉबर्ट गेने के। पहला है संकेत अधिगम, जिसको हम सिग्नल बोलें। इसमें ये पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग है। और आपके उद्दीपन अनुक्रिया SR, ये है आपके स्किनर और थॉर्नडाइक के मॉडल पर। और तीसरा जो है चैन लर्निंग, ठीक है ना, ये है स्किनर और गिलबर्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंग। और चौथा है शाब्दिक सहसंबंध, ये अंडरवुड की थ्योरी के अकॉर्डिंग। और फिर पांचवा है बहुभेदी, ये पोस्टमैन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। और छठा है प्रत्यय, ये कैंडलर के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद में सातवां अधिनियमन। और आठवीं जो चीज़ है प्रोग्रामिंग सॉल्विंग, ये सीखने का एक प्रारूप है। यानी छोटा बच्चा तो वो है, जैसे पहला पॉइंट है आपके संकेत अधिगम, उसी पे जाता है छोटा बच्चा। और बहुत इंटेलिजेंट हो गया वो जाके लास्ट में 8 नंबर पे यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग तक पहुंचता है। तो ये जो चीज़ें हमने पहले के वीडियो के अंदर भी डाली थी, तो आप वहां पर भी जरूर इनको समझें, क्योंकि वो जो चीज़ है वो चीज़ बड़ी हो गई थी, इसीलिए हमने ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर जो शेष चीज़ें हैं उनको शामिल करने का प्रयास किया है। इसके बाद में देखें हम, ये जो टेबल है इसको भी आप समझें। देखो इसमें, देखो ये चीज़ें हम नोट्स बना के जब हम पढ़ते थे तो वही चीज़ आप तक शेयर कर रहे हैं। देखो इसमें ये कैटेगरियाँ आप समझना। इन्फेंसी जो स्टेज है वो यानी अंतर्मुखी अवस्था है, अंतर्मुखी स्वभाव की होती है। और उसके बाद में हम चाइल्डहुड की बात करें तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व की चीज़ है, ठीक है ना। और इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इन्फेंसी ये 0 से लेके 5 से 6 साल, और चाइल्डहुड ये 5 से 6 से लेके 12 साल तक। एडोलसेंस ये 12 से लेके और आपके 18 तक, ठीक है ना। ये एडोलसेंस स्टेज है 12 से 18 तक की, ठीक है। उसके बाद में एडल्ट की बात करें तो ये 18 से है, ठीक है। ऊपर के सारे ये आपके एडल्ट हैं। थॉर्नडाइक का प्रयोग जो भूखी बिल्ली के पिंजरे में बंद करके किया था, ये प्रयोगों पे ध्यान रखना। थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है वो भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया था। इसकी थॉर्नडाइक वाला ट्रायल एरर जो थ्योरी है वो पहले के वीडियो में हमने सारी चीज़ समझा दी, वो सारी वीडियो में डाल रहा हूँ, नीचे आप समझना। रीट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो ऊंचे लेवल की तैयारी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या सीटेट, सब में ये चीज़ें उपयोगी रहेंगी। इसके बाद में स्किनर की जो मॉडल है, स्किनर का जो प्रयोग है उसके अंदर देखें हम, स्किनर का जो प्रयोग है इसके अंदर चूहे और कबूतरों के ऊपर प्रयोग किए थे स्किनर ने, ठीक है ना। और मैस्लो के प्रेरक, देखो ये मैस्लो के प्रेरक आप ध्यान में देना, इसमें जन्मजात और अर्जित प्रेरक है। अच्छा, मोटिवेशन सोर्सेज की बात करें तो मोटिवेशन सोर्सेज में कौन कौन से हैं, एक तो जैसे नीड है आपके, फिर चालक है, फिर उद्दीपन है, फिर प्रेरक है। ये 4 सोर्सेज होते हैं मोटिवेशन से रिलेटेड। अच्छा, फिर बुद्धि की बात करें तो बुद्धि आपके मूर्त बुद्धि है, ये सारी जो बुद्धियां हैं इनकी भी हम इसमें चर्चा करेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसने इंट्रोड्यूस की, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाए थे, वो भी आप समझें। तो देखो इसमें मूर्त बुद्धि की बात करिए, मूर्त बुद्धि के अंदर आपके कौन कौन आते हैं, गायक हैं, यांत्रिक हैं, कारीगर हैं, इंजीनियर हैं। अच्छा, अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि के अंदर कौन कौन है देखना। अमूर्त बुद्धि में आपके वकील, डॉक्टर, ये अमूर्त बुद्धि, दार्शनिक, ये अमूर्त बुद्धि में आते हैं। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन टर्मन का जो बुद्धि वर्गीकरण है, इसके साथ साथ में ये जो आपका
IQ का फार्मूला है, ये भी आप ध्यान में रखें। IQ का फार्मूला MA/RA, एम जो मेंटल एज बटा रियल एज, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, ये आपके IQ का फार्मूला है। ठीक है। टर्मन का वर्गीकरण देखें तो टर्मन के वर्गीकरण में 140 से ज़्यादा IQ वाले कौन होते हैं? जीनियस होते हैं। ठीक है, हमने इंग्लिश टर्म्स को उपयोग लिया, ये इंग्लिश टर्म्स बड़ी ईजी हैं। इसके बाद में 120 से 140 तक वेरी सुपीरियर, और 110 से 120 तक सुपीरियर, और 90 से 110 तक ये एवरेज बुद्धि है। ठीक है, ये ध्यान रहे, एवरेज दिमाग में बैठा लेना। 90 से लेके 110 तक ये एवरेज बुद्धि है, 80 से 90 तक ये डलनेस, और 70 से 80 क्षीण बुद्धि, 50 से 70 अल्प बुद्धि, और 20 से ये मान के चलो 25 से 20 की रेंज है ये मूर्ख। और सबसे जो नीचे हम जिसको हम बोलते हैं ना इडियट, बार बार बोल देते हैं इडियट, एक्चुअल में इनकी IQ 20 से 25 की रेंज की IQ होती है। ये क्लासिफिकेशन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इस क्लासिफिकेशन को दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसके बाद में हम देखें तो ये देखा आप शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? ये है मानव व्यवहार। ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है? एक ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है, सामाजिक अभिरुचि को मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का बैरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछ लिया गया है, यानी मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का बैरोमीटर क्या है? ये है सामाजिक अभिरुचि। अच्छा, उसके बाद में प्राप्य या सुलभ स्मृति, ये है कौन सी स्मृति है? ये अर्धचेतन स्मृति है, अर्धचेतन स्मृति है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। अच्छा, प्राचीनतम मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? आपके अंतर्दर्शन विधि है। ठीक है, और बाह्य निरीक्षण या अवलोकन या प्राकृतिक निरीक्षण ये कौन सी है? ये बहिर्दर्शन विधि है। ये सारी चीजें एक्चुअल में जब हम किताबें पढ़ते हैं उस टाइम में हमको जटिल लगती हैं, और वही जटिल चीजें मैंने अलग से नोट करके और आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। तो मुझे आशा है कि आप इसको जरूर पसंद करेंगे, सभी तक शेयर भी करेंगे ताकि सभी को फायदा मिले। इसके बाद में हम देखें तो इसने बताया बहिर्दर्शन सिद्धांत के आधार पर आधुनिक शिक्षा में खेल प्रणाली को महत्व दिया गया है। बहिर्दर्शन की जैसे हमने पहले बात करी थी ना, वही बहिर्दर्शन की चीज है। इसके बाद में परीक्षण या प्रायोगिक विधि को अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि मानते हैं। केस हिस्ट्री या मेथड, ठीक है ना, केस हिस्ट्री या केस मेथड, इसमें क्या होता है? किसी विशेष व्यवहार के कारण का निदान करते हैं। ये स्कूलों में बहुत बार होता है, यानी कई बार पूछ लिया जाता है कोई विशेष प्रॉब्लम है, उसके लिए हम कौन सी टेक्निक लगाएंगे, तो वो केस हिस्ट्री मेथड है। इसके बाद में अंतर्दर्शन विधि ये प्राइमरी लेवल पर ठीक नहीं है। सामूहिक विधियां इसमें कौन कौन सी हैं? वाद विवाद है, वर्कशॉप है, प्रोजेक्ट है। अचानक समस्या का समाधान आना, उस टाइम में क्या है? ये अंतर्दृष्टि, इनसाइट थ्योरी, वही कोलर कोपका वाली विधि है, वर्दीमर वाली विधि है। ये आपके इनसाइट या अंतर्दृष्टि, अचानक यानी कोई समस्या आ गई और उसके समाधान के ऊपर काम हो रहा है, तो ये है। फिर विवरणात्मक पद्धतियां इसमें कौन कौन सी हैं? विकासात्मक है, सांख्यिकी है, जीवन इतिहास विधि है। ठीक है, और व्यवहारवाद ये पावलोव के जांच परिणामों पर आधारित है। और मनोविश्लेषणवाद ये छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। और प्रेरकीय संप्रदाय ये आत्म सम्मान को विशेष बल देता है। ठीक है, ये चीजें एक्चुअल में किताबों के अंदर बड़ी जटिल लगती हैं, जब आप इनके सारे समझेंगे तो बहुत बड़ी आसान लगेंगी। देखो इसमें आगे बताया प्रेरकीय संप्रदाय में ये आत्म सम्मान पर बल देता है, इसके साथ साथ परियोजना विधि जो है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड है। आज ये प्रयोग समझ लें आप, पावलोव का प्रयोग किसके ऊपर था? कुत्ते के ऊपर था। ठीक है, पावलोव का प्रयोग किसके ऊपर है? कुत्ते के ऊपर है। और स्किनर का प्रयोग जैसे पहले भी बताया था चूहे और कबूतर पर है। थर्ड आई का प्रयोग किसके ऊपर है? ये बिल्ली के ऊपर है। और हल का प्रयोग किसके ऊपर है? ये चूहे के ऊपर है। ठीक है, और आपके जो अंतर्दृष्टि है, इनसाइट थ्योरी, ये चिंपांजी, इसका नाम है सुल्तान। ठीक है, ये वर्दीमर कोहलर कोपका की थ्योरी है, ये आपके इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि। अच्छा, निरीक्षण करके सीखना,
निरीक्षण करके सीखना में क्या आएगा, अन्वेषण या अनुसंधान करने की प्रवृत्ति का विकास करती है ये। उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, इसको हम एसआर या संबंधवाद, ये सारे नाम एक ही हैं, ठीक है ना, ये सारे नाम जो है एक ही हैं। उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर या संबंधवाद, ये थॉर्नडाइक की थ्योरी है, ठीक है। इसमें क्या क्या छोटे छोटे नियम हैं, इसके नियम देखो, तत्परता का है आपके, फिर अभ्यास का है, इसके बाद में आपके परिणाम या प्रभाव है। अच्छा, गौण नियम में बात करें, बहु प्रतिक्रिया है, मानसिक विन्यास का है, आंशिक क्रिया का है, आत्मीकरण का है, साहचर्य परिवर्तन नियम, ये सारे गौण नियम हैं। अच्छा, अगर हम बहु प्रतिक्रिया की बात करें तो ये प्रत्यय और भूल पर आधारित है, यानी ट्रायल और एरर पे डिपेंड है। अंश से पूर्ण की ओर अध्ययन, ये आंशिक क्रिया है, ठीक है, और ज्ञात से ज्ञात, ये आत्मीकरण है, ठीक। ये जो चीजें हैं, इन चीजों को आप बड़ी आसानी से स्लो करके इनको समझ लें, क्योंकि बहुत ही आप इनको स्लो करके नोट्स भी बना लें, बड़ी आसान चीजें, और एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी जटिल लगती हैं। जैसे हमने बात करी ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये आत्मीकरण है। फिर प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, ये क्या है, ये प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, ये देखना आप, ये क्या है, ये इसको हम अंग्रेजी में ट्रायल और एरर थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये पुरस्कार और दंड या प्रभाव का विस्तार नियम भी है। इसका उपयोग गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, इनमें बेहतर होता है। संबंधवाद सिद्धांत, ये रटने पर बल देता है, ठीक है, और ये मंदबुद्धि बालकों हेतु ठीक है, ये रट सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग और कंडीशन रेस्पॉन्स या अनुकूलित अनुक्रिया, ये पावलो वाला सिद्धांत है, ठीक है, पावलो वाला सिद्धांत है जो कुत्ते पर हुआ था। आधार, इसका आधार शरीर क्रिया विज्ञान है, और इसको इसके अंदर संबंध प्रतिक्रिया पर बल होता है, ठीक है। कुत्ते वाले में जो चीज़ें आई थी वो आप देखना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और अगर हमारे को समय मिलेगा तो इन सारी थ्योरियों को इंटरेस्टिंग प्रारूप में भी समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे ये चीज़ें हम जब बीएड कर रहे थे, एसटीसी कर रहे थे, तो सबके अंदर बड़ी आसानी से ये समझी जाती हैं। तो वैसे फिर भी हम इसको रिवाइज कर लें। देखो, इसके अंदर पावलो वाले प्रयोग के अंदर भोजन था। भोजन क्या था, ये एक स्वाभाविक उत्तेजक है, और ये जो लाल टपक रही थी कुत्ते की, ये है आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और घंटी बजी थी, घंटी जो बजाई थी वो अस्वाभाविक उत्तेजक कृत्रिम रूप से तैयार की गई स्थितियां हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पावलो की बात होगी। वाटसन, आगे हम बात करें, ये नोट्सों के रूप में हमने ये चीज़ें तैयार करके पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वाटसन ने बालकों पर प्रयोग कर भय, घृणा, प्रेम आदतों का विकास और अनुबंधन के कारण होता है ये चीज़ें, ठीक है ना। इसके बाद में पुनर्बलीकरण पर आधारित होता है। भाषा सीखने और सिखाने पर बल देती है, इसके ऊपर उपयोगी है। सुलेख, अक्षर विन्यास, अच्छा, टीचिंग एड्स का उपयोग इसी पर आधारित है। ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड है, ये आपके संबंध प्रतिक्रिया के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करें स्किनर का जो सिद्धांत है। स्किनर का सिद्धांत कौन सा है, स्किनर का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत। इस को हम रिक्त प्राणी उपागम भी कह सकते हैं। व्यवहार प्रतिक्रियात्मक क्रिया प्रसूत या द्विकारक सिद्धांत भी बोल सकते हैं। ये प्रयोग किसके ऊपर हुआ था, ये चूहे और कबूतर के ऊपर प्रयोग हुए। ये बीच बीच में पूछ लिए जाते हैं कि ये जो प्रयोग है ये कौन से जानवर के ऊपर हुआ था, तो ऐसी चीज़ें भी आप ध्यान में रखें। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें आई हैं, जैसे इसका यूज़ कहाँ करेंगे स्किनर का, इसके अंदर बताया वांछित और अच्छे व्यवहार का पुनर्बलन देना, ठीक है, और अभिप्रेरणात्मक बल है ये, ठीक है। इसके बाद में ये अभिकर्मित अनुदेशन पर आधारित है। अभिकर्मित अनुदेशन के ऊपर ये डिपेंड है, ठीक है। अच्छा, शिक्षण उद्देश्य की बात करें। शिक्षण उद्देश्य पता है आपको, शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, ये शिक्षण उद्देश्य हैं। और ज्ञानात्मक में बात करें तो हम जैसे इसमें क्या है, इसमें ज्ञान है, इसके अंदर अवबोध है, इसके अंदर ज्ञानोपयोग है, इसके अंदर विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। इसके बाद में भावात्मक में ये आपके आग्रहण है, आपकी अनुक्रिया है, अनुमूलन है, प्रत्यक्षीकरण है, व्यवस्थापन है।
क्रियात्मक की बात करें तो क्रियात्मक क्या है? उद्दीपन है, कार्य करना है, नियंत्रण है, समायोजन है, स्वाभाविकरण है, ठीक है, और आपके आदत निर्माण है। अच्छा, कार्यसूचक क्रियाओं में कार्यसूचक क्रियाएं, इसके अंदर ये तो ऊपर उद्देश्य की बात करी, कार्यसूचक यानी एक्चुअल में जो काम हो रहा है उसके अंदर ज्ञानात्मक में पुनःस्मरण, पहचानना, ज्ञान प्राप्त करना, परिभाषा, चयन करना, कथन देना, लिखना, ये जब हम उद्देश्य लिखते हैं उनके अंदर ये सारी चीजें आती हैं कि इनका पुनःस्मरण कर सकेगा, पहचान कर सकेगा, इसका ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, इसकी परिभाषा याद कर सकेगा, ये सारी चीजें। अवबोध में क्या आएगा? अवबोध में देखो विश्लेषण कर सकता है, अंतर कर सकता है, संबंध कर सकता है, त्रुटि खोज सकता है, क्रमबद्ध रूप से व्यक्त कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है, अनुमान लगा सकता है, व्याख्या कर सकता है, उदाहरण दे सकता है, प्रस्तुत कर सकता है, अनुवाद कर सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये किसके अंदर हैं? ये अवबोध के अंदर आएंगी। ये चीजें जो हैं एक्चुअल में हमको बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन जब परीक्षाओं के अंदर ये आती है कि ये उद्देश्य ज्ञान का है या ये अवबोध का है, तब बड़ी जटिल हमको महसूस होती हैं। इसके बाद में हम बात करें अनुप्रयोग की। अनुप्रयोग के अंदर देखना कौन कौन से जो चीज़ें हैं जो हम उपयोग करते हैं, यानी रियल में जिनको हम काम में लेते हैं। इसमें जैसे आपके विधि चयन की बात है, आपके दैनिक जीवन में उपयोग कर लेगा। जैसे नहीं लिख सकते हैं कि इसके बाद में ये इस चीज़ को दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेगा, नवीन परिस्थितियों में ज्ञान उपयोग कर सकेगा, समस्या में उपयोग कर सकेगा, निष्कर्ष निकालना, हल हेतु विचार करना, उत्तर की पुष्टि, ये सारा कर सकता है। फिर कौशलात्मक में क्या होगा? कौशलात्मक में आपके गणना करना, चित्र मॉडल बनाना, यानी इसमें बनाने वाले कौशल, ऐसा कौशल विकसित हो जाए, माप करना, रेखा चित्र बनाना, यंत्रों में त्रुटि पता करना, सुधार करना, ये सारी चीजें कर सकता है, ठीक है। तो ये कौशल के हैं। कौशल वाले कॉन्सेप्ट जो हैं ये ज़्यादा हार्ड नहीं लगते हैं। एक्चुअल में ज्ञान और अवबोध वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े से जटिल लगते हैं। अच्छा, अभिरुचि में देखना, अभिरुचि में क्या होगी? अभिरुचि में जो चीज़ें हैं इसमें जैसे जीवनियाँ पढ़ना, ठीक है। इसके बाद में टीचर स्टूडेंट के बीच में संबंध की बात है, समस्या हल हेतु प्रयासरत, विज्ञान समस्याओं पर प्रश्न है। इसके बाद में पुस्तकालय की बात है। इसके बाद में वाचनालय में पढ़ना है, पहेलियाँ पूछना, बनाना, चित्र एल्बम बनाना, विज्ञान क्लब क्रियाओं में रुचि, ये अभिरुचि कौशल की बात करी है, ठीक है। अच्छा, अभिवर्ती में क्या होगा? देखो, अभिरुचि और अभिवर्ती दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभिवर्ती में क्या आएगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा, व्यवस्थित कार्य की आदत आएगी, गलतियां स्वीकार करना होगा, विचारों की तार्किकता आएगी, सत्यता स्वीकार कर पाएगा, ठीक है। असफलताओं से मुकाबला होगा, आत्मविश्वास और धैर्य से कार्य पूर्ण करेगा। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हैं? ये अभिवर्ती से है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें किसकी? शिक्षण सूत्रों की। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं, शिक्षण सूत्र क्या है। और शिक्षण सूत्र के जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आप समझना। देखो, शिक्षण सूत्र बड़े आसान हैं, हमको जब किताब में देखते हैं तो बड़े जटिल लगते हैं, लेकिन हमने इनको एक्चुअल में जो सूत्र हमको जटिल लगे उन्हीं को हमने उतार लिया, जैसे सरल से जटिल की ओर। ये सूत्र है, ज्ञात से ज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, पूर्ण से अंश। पूर्ण से अंश वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, अनिश्चित से निश्चित, विशिष्ट से सामान्य, ये कॉन्सेप्ट जो है ना आप दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। विशिष्ट से सामान्य ये आगमन है, ठीक है, और ये आगमन विज्ञान में काम में ज्यादा आता है। अच्छा, इसी आगमन के अंदर उदाहरण से सिद्धांत, ठीक है, और इसका उल्टा कर दोगे तो निगमन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी नियम से उदाहरण क्या हो जाएगा? निगमन हो जाएगा। अच्छा, मनोवैज्ञानिक से तार्किक, देखो ये शिक्षण सूत्र है, यानी मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर बढ़ना, विश्लेषण से संश्लेषण। कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है कि पहले संश्लेषण उसके बाद में विश्लेषण, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले विश्लेषण यानी शिक्षण को इजी करने का प्रारूप है ये। पहले विश्लेषण हो, उसके बाद में संश्लेषण हो। अनुभूत से युक्ति युक्त, ये चीजें जो हैं ये शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। यानी इस प्रारूप में अगर एजुकेशन चल रही है तो बच्चा जल्दी गेन करता है, यही चीज है। ऐसे ही प्रारूप में उनको बताया जाए। इसके बाद में हम बात करें सर्वे सामग्री की, तो इसमें जैसे रेडियो है, टेलीफोन है, टेप रिकॉर्ड है। दर्से की बात करें तो दर्से में चार्ट है, मॉडल है, सूचना पट है, स्लाइड है,
AV एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स है, इसमें फिल्म, सिनेमा, टीवी ये चीज़ आती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन में देखना, मूल्यांकन में क्या चीज़ दी है। मूल्यांकन में मूल्यों का अंकन या निर्धारण होता है। ठीक है, मूल्यांकन में क्या हो रहा है, मूल्यों का अंकन या निर्धारण है। ठीक है, इसके बाद में ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या है, जैसे हम कोई पेपर तैयार करते हैं उसका पहले एक खाका तैयार कर लें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में संपर्ते, ये नियम बनाने की प्रक्रिया है। फिर अध्याय में सर्वप्रथम उद्देश्यों की आवश्यकता होती है और फिर प्रस्तावना की। ठीक है, पहले देखो उद्देश्य तैयार हुआ फिर प्रस्तावना। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले प्रस्तावना आएगी क्या, नहीं, पहले उद्देश्य आएंगे। अच्छा, फिर एपिडायोस्कोप ये क्या है, छात्रों को चित्रों को बड़ा करना, छोटे चित्रों को बड़ा करना। ठीक है, यानी छोटे चित्रों को बड़ा करके दिखाने की जो आपकी मशीन है वो एपिडायोस्कोप है। इसके बाद में ये पुराने तरीके की टेक्नोलॉजी है, आजकल तो आपके प्रोजेक्टर वगैरह आगे सारी चीज़ें समझ जाते हैं, लेकिन परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तब आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। फिर वर्तमान परीक्षा प्रणाली द्वारा मापन, ये किसका मापन हो रहा है, ज्ञानात्मक पक्ष का मापन हो रहा है। देखो आज की जो पैटर्न है ना परीक्षा का, वो सिर्फ अपने कौन से पक्ष को पता कर रहा है, ज्ञानात्मक पक्ष को। अच्छा, शिक्षण विधि कैसे का भाव पैदा करती है। ठीक है, और शिक्षण पर विधि, शिक्षण पर विधि किसके साथ का भाव पैदा करती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जटिल जो लग रही हैं, इन्हीं को हमने इसके अंदर शामिल किया। इसका पहले वाला वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसके अलावा जो संबंधित वीडियो जो आपकी रीट की परीक्षा या अन्य परीक्षा में मदद करेंगे, वो प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल देंगे, वो भी जरूर देखें। तो ये जो वीडियो था, इस वीडियो के अंदर हमने प्रयास किया कि ये सारी चीज़ें जो है आप बड़ी आसानी से इनको समझ लें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सभी तक शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।